गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट एंड एथिक्स। ग्रुप 2 में ये पेपर नंबर 2 है। 100 मार्क्स का पेपर है। ब्रेकअप कैसा आएगा एग्जाम में? 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव। एमसीक्यू आते हैं आपके केस सिनारियो बेस्ड पे। आपने सुना होगा केस सिनारियो बेस्ड पे आजकल केस स्टडी बोल देता हूं मैं इसको। केस स्टडी बन के आएगी। एक केस स्टडी दे रखी होगी, एक क्वेश्चन दे रखा होगा बड़ा क्वेश्चन, और उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद लगभग 3 एमसीक्यू पूछेंगे और एक एमसीक्यू 2 नंबर का होगा। ऐसी ऐसी लगभग वो 5 केस स्टडी देते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 4 केस स्टडी दे दी और 3 एमसीक्यू सिंपल दे दिए 2-2 नंबर के। बट ज्यादा ट्रेंड आईसीआई का क्या है? केस स्टडी के ऊपर है। ठीक है। इन केस स्टडी में ये जो केस स्टडी होगी ये किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आने वाली। केस स्टडी किससे आएगी? सभी चैप्टर्स को मिक्स करके। ठीक है। इसलिए इंटीग्रेटेड हो जाती है केस स्टडी जो सारी है। इसलिए एमसीक्यू की जो तैयारी करनी होती है वो मेनली कब करनी होती है? जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तब। और वो भी आईसीआई की खुद की एक बुकलेट है, उससे ज्यादा अच्छी तैयारी होती है। ठीक। बट फिर भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बुक में से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा कि आईसीआई इस चीज से क्या करती है, एमसीक्यू पूछती है। वो मैं आपको हाईलाइट करवाता जाऊंगा और मोस्टली वहीं से ही आएंगे एमसीक्यू भी। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है इसमें नॉर्मली 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल पेपर जो है वो आएगा 90 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें से हमें अटेम्प्ट कितने का करना है? 70 का अटेम्प्ट करना है। नॉर्मली देखा गया है 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, 6 क्वेश्चन सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा। सेकंड नंबर से लेके 6 नंबर तक, सेकंड से लेके 6 क्वेश्चंस के बीच में आपको कोई भी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें चॉइस मिलेगी। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो कितने मार्क्स का बना? 84 मार्क्स का बना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें एक इंटरनल चॉइस भी होती है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 4 पार्ट होंगे जिसमें से कोई 3 करने होते। तो ऐसे मिला के ये लगभग आपका पूरा पेपर 120 मार्क्स का बनेगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी रहेंगे। एमसीक्यू में कोई चॉइस नहीं मिलने वाली आपको। एमसीक्यू में कोई चॉइस नहीं मिलेगी, ये सारे के सारे कंपलसरी रहेंगे। नॉर्मली 2-2 नंबर के रहेंगे। बट आईसीआई ने ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना रखा, क्योंकि जब एमसीक्यू स्टार्ट हुए थे तब 1-1 मार्क्स के आते थे और केस स्टडी बेस नहीं आते थे। फिर आईसीआई ने पैटर्न चेंज किया। ठीक है। कुछ एमसीक्यू 2 नंबर के, कुछ 1 नंबर के। फिर एमसीक्यू का पैटर्न फिर चेंज हुआ, केस सिनारियो बेस कर दिया। तो आईसीआई का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बट हाँ, अभी ट्रेंड में ये है कि केस स्टडी बेस पे पूछे जा रहे हैं और 2-2 नंबर के आ रहे हैं। क्लियर? 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ये आपका पेपर नंबर 2 का पैटर्न हुआ। मेरा नाम गौरव बंसल, बाय प्रोफेशन सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए, डीसा, सीसा, सीसीए एंड एआईसीए एंड बीकॉम, ये सब मैंने किया हुआ है। मेरी जो एक्सपर्टीज रही है वो हमेशा ही से ही थ्योरी सब्जेक्ट में रही है। 16 ईयर एक्सपीरियंस। पढ़ाने का स्टाइल क्या रहता है?
मैं आपको जो स्टडी मैट दे रहा हूं, जो मटेरियल दे रहा हूं, वो सारा का सारा कंप्रीहेंसिव फॉर्म है आईसीआई के स्टडी मटेरियल का। मैंने क्या कोशिश की कि सबसे पहले मैंने अपनी बुक को टेबुलर फॉर्म में बना रखा है, ठीक, टेबुलर फॉर्म में है। स्टडी आईसीआई का स्टडी मैट आप लोगों ने देखा ना, लो में देखा होगा, तो उसमें ना पैराग्राफ बना रखे हैं। मैंने क्या बनाई है, टेबल बनाई हुई है, और हर टेबल की अपनी एक हेडिंग बना दी, ताकि बच्चे को रिवीजन टाइम में वो हेडिंग देख के समझ आया कि मुझे क्या करना है। फिर दूसरा आपको मिलेंगे समरी, समरी नोट्स, और मिलेगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक बहुत बल्कि नहीं बनाता, क्योंकि आईसीआई का क्वेश्चन बैंक का ट्रेंड चेंज होता रहता है। हाँ, पूरे चैप्टर में क्या पूछने वाला है आईसीआई, किस मैटर पे पूछेगा, वो सारे टॉपिक मैंने क्वेश्चन बैंक में कवर किए हुए हैं, एक भी तो एरिया नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद में मेरा पढ़ाने का स्टाइल रहता है थोड़ा कार्टून बनाकर, ठीक है, एनिमेटेड स्टाइल ऑफ टीचिंग। क्लास में लाइव कार्टून बनेंगे और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नोट बनेंगे, ग्राफिकल नोट्स। ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को थ्योरी में क्या दिक्कत आती है कि समझ में आ गया, ठीक है, बट उसको रिवाइज कैसे करें। तो अगर आपने ग्राफिकल नोट्स बना रखे हैं तो उसको देखते ही आपको चीज क्या हो जाती है, इजीली रिकॉल हो जाती है, वो आपके लिए इजी रह जाता है एग्जाम में रिवीजन करने का। ठीक है, जो मेरे एग्जाम्पल्स होंगे वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होंगे। मैं कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देने वाला आपको जो मेरा बनाया हुआ होगा, कि मैंने बना रखा है एग्जाम्पल, ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। देखो, ऐसे एग्जाम्पल भी देने चाहिए जिससे बच्चों को याद हो जाए चीजें, बट ज्यादातर मेरे एग्जाम्पल क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे, ताकि ये एग्जाम्पल ना सिर्फ आपको सीए इंटर की ऑडिट समझने में काम आए, बल्कि सीए फाइनल की ऑडिट तक में भी आप मेरे एग्जाम्पल याद रखोगे कि एग्जाम्पल दिया गया था, इस कंपनी में ऐसा हुआ था, गौरव सर ने बताया था ऐसा। तो वो चीजें प्रैक्टिकली जब आप उस चीज को समझोगे तो प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन भी उसकी आ जाएगी, क्योंकि आईसीआई का पेपर थ्योरी बेस नहीं आता। ठीक है, पहले भी बहुत कम आता था थ्योरी बेस, अब तो इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर आपने रिव्यूज लिए अपने सीनियर्स के, अब प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और ये होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, करें स्टार्ट फिर अब। तो अब पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके ऑडिट में टोटल कितने लेक्चर हैं, सॉरी लेक्चर नहीं, चैप्टर्स हैं। आपके इस पूरे सिलेबस में 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर हैं, जिसमें जो बड़े चैप्टर है ना, बिग चैप्टर्स, उसमें कौन कौन से चैप्टर है पहले मैं वो बता देता हूं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, ये 4 चैप्टर है जो बड़े चैप्टर की लिस्ट में आते हैं। बाकी सारे चैप्टर आपके छोटे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, इनको मैं छोटे चैप्टर कैटेगरी में बांधता हूं। 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे चैप्टर नंबर 6 सिर्फ 4 पेज का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 दिखने में बड़ा लगेगा, बट इसके कई पोर्शन ऐसे होते हैं जो चैप्टर नंबर 3 में रिपीट हो चुके होते हैं, चैप्टर नंबर 10 में रिपीट हो चुके होते हैं। तो ये चैप्टर करना भी बहुत ईजी रहता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटे चैप्टर है। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 आधे से ज्यादा अभी मैं आपको स्टार्टिंग में क्या करूंगा, बेसिक लेक्चर करवाऊंगा ताकि हम ऑडिट के चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ सकें। आधे से ज्यादा चैप्टर आपका आज ही कवर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत छोटे चैप्टर में आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बड़े चैप्टर की लिस्ट में आते हैं, ये मेन है। ठीक है, इन चैप्टर्स की वेटेज है एग्जाम में लगभग 40 मार्क्स की, 40 से भी ज्यादा, 48 मार्क्स मानो आप। और इन चैप्टर की जो वेटेज है वो लगभग रहती है 52 मार्क्स की। ये 60 मैक्सिमम मान लो आप, ये 48 कर लेता हूं मैं, ये 48 कर लो और ये 52 कर लो आप, ये 52 मार्क्स की वेटेज कर लो, ये पोर्शन रहता है।
ठीक है। ऑडिट में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है कि पहला चैप्टर जब मैं आपको करवाऊंगा ना, उसमें चैप्टर नंबर 3 के भी कॉन्सेप्ट होंगे, उसमें चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट भी होंगे, उसमें चैप्टर नंबर 8 के कॉन्सेप्ट भी होंगे, और उसमें चैप्टर नंबर 11 के भी कॉन्सेप्ट होंगे। तो हर टीचर नॉर्मली ये इस बात में बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं, क्योंकि ऑडिट का कोई भी चैप्टर उठाओगे ना, हर चैप्टर में दूसरे तीसरे चैप्टर की कोई ना कोई रेफरेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन रहती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 लेक्चर बेसिक करवाऊंगा सबसे पहले, कि ऑडिट होती क्या है, ऑडिट में हमें करना क्या होता है, और जो टर्म्स यूज होने वाली है वो बेसिक टर्म्स क्या है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बाद में जो बेसिक टर्म है उसकी डिटेल हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको बेसिक नोट्स करवा रहा हूं। नए पेज पर आ जाना, बेसिक्स नोट्स। इन नोट्स का एग्जाम से कोई खासा लेना देना है नहीं, ये सिर्फ किस लिए है ताकि हम ऑडिट की स्टार्ट अच्छे से कर सकें। सबसे पहले ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट, इसका अगर मैं जनरल मीनिंग देखूं तो ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिन करना, इंक्वायरी करना, क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, तो ऑडिट क्या है, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन of examination of the financial statement of any entity with a view to express an opinion over it, whether the financial statements are true and fair or not, या फिर कह सकते हैं whether the financial statements are free from material misstatement. Whether the financial statement are free from material misstatement. अब इस डेफिनेशन को समझते हैं, याद तभी होगी जब चीजें लॉजिकली समझ में आए। प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है ये बताओ। प्रोसेस, हम प्रोसेस बोलते हैं कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारे स्टेप्स हो। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है देखो, हर कंपनी की ऑडिट क्या होती है, कंपलसरी होती है। हर कंपनी की ऑडिट क्या होती है, कंपलसरी होती है। ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, सेक्शन 139, एवरी कंपनी शैल गेट इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड। ठीक बात है ना। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले ऑडिटर को अपॉइंट करती है। पहले क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब मान लीजिए आप एक सीए हो, प्रैक्टिसिंग सीए हो, आपको अपॉइंट कर दिया कंपनी की ऑडिट के लिए कि भैया हमें ऑडिट करनी है, ऑडिट करवानी है। तो क्या आप अगले दिन ऑडिट करने पहुंच जाओगे, या हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे पहले। हाँ, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आपका काम क्या है, ठीक है, बिजनेस किस चीज का है। क्या इस बात से फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, आप प्रोडक्ट कहाँ बेचते हो, इंडिया में बेचते हो, इंडिया से बाहर बेचते हो, इंडिया में एक स्टेट में बेचते हो, मल्टीपल स्टेट में बेचते हो। ठीक है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो। ठीक, आपकी कंपनी जो है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये सब पूछे जाएंगे, इन सब का फर्क पड़ता है। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, ऑब्टेन दी नॉलेज ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कंपनी जिसकी तुम्हें ऑडिट करनी है, उसकी नॉलेज लो। क्योंकि नॉलेज के बेस पर ही क्या बनेगा, प्लान बनेगा कि भाई मुझे क्या चीज जाके चेक करनी है, कब चेक करनी है। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान एंड प्रोग्राम।
अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्लान और प्रोग्राम प्रिपेयर करेगा, ठीक बात है। अब सीए कभी खुद ऑडिट करने नहीं जाता, ऑडिट करने कौन जाता है, टीम, ठीक है। जैसे आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी ना आपको, जब ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, 2 साल की मजदूरी करनी पड़ेगी, तो आपको ऑडिट पे भेजेंगे, बट क्या आपको ऑडिट करनी आती है, नहीं। तो प्लान और प्रोग्राम आपके लिए तो बनाया गया है, प्लान में लिखा होता है हमें क्या चीज चेक करनी है, प्रोग्राम में पूरी इंस्ट्रक्शन होती है कि कैसे चेक करनी है, ठीक है। हाँ, सीए आपको रिव्यू जरूर करेगा, संभालेगा जरूर, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑडिट का पोर्शन कौन परफॉर्म करता है, टीम। तो यहां पर टीम क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है ऑडिट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट, ये ऑडिट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब हम ऑडिट परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ऑडिट एविडेंसेस, सबूत, और इन एविडेंसेस के बेस पर ऑडिटर क्या करता है, अपनी राय तैयार करता है, फॉर्म एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और जो ओपिनियन है उसको एक रिटर्न रिपोर्ट में कन्वर्ट करो, इश्यू ऑडिट रिपोर्ट। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैं सिर्फ एक बार डेफिनेशन को लिखवा रहा हूं आपको। ये क्या है, ये स्टेप है, पहले ऑडिटर अपॉइंट होता है, फिर ऑडिटर क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेता है, फिर वो प्लान बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, फिर वो ऑडिट परफॉर्म करेगा, फिर ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, उसके बेस पे ओपिनियन फॉर्म करेगा, और फिर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेगा। ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी ऑडिट में चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे ऑडिट में चैप्टर हैं। तो ये एक स्टेप नहीं है, ऑडिट में क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना, एक भी स्टेप हम क्या नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसमें कोई भी एक स्टेप या ऊपर या नीचे करके दिखाओ आप मुझे, इसमें एक भी स्टेप आप ऊपर या नीचे करके दिखाओ, हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सर, आप हमारे बिजनेस की नॉलेज बाद में ले लेना, आप एक बार ऑडिट शुरू कर दो। सर आप एक काम करो, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दो, एविडेंस बाद में ले लेना। सर आप एक काम करना, ऑडिट पहले एग्जीक्यूट कर लो, हमारे बिजनेस की नॉलेज आप बाद में ले लेना। एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं हो सकता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक भी स्टेप हम चाह के भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक बात है। उसके बाद आता है पॉइंट, हमें करना क्या होता है ऑडिट में, हमें ऑडिट में करना होता है एग्जामिनेशन, हमें एग्जामिनेशन करना है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है पता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, नोट्स टू द अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर स्मॉल कंपनी है या ओपीसी कंपनी है तो उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनती, और ओपीसी के अंदर तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी नहीं बनती है, पता है। एंटिटी कोई भी हो सकती है, एंटिटी कोई भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, बट हम यहां पर एग्जांपल किसका लेके चलेंगे, कंपनी का, क्योंकि आपकी ऑडिट में जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो किसको लेके है, कंपनी ऑडिट को लेके है। तो अपन एग्जांपल किसका लेके चलेंगे, कंपनी का, ठीक है, ओके। विद अ व्यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, टारगेट, क्यों कर रहा हूं मैं चेक। आपने कहा ऑडिट में हमें क्या करना होता है, सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट प्रोसेस टू एग्जामिन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों, मैं क्यों एग्जामिन कर रहा हूं, ताकि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या दे सकूं, अपनी ओपिनियन दे सकूं। ओपिनियन का मतलब क्या है, राय, ओपिनियन का मतलब क्या है, राय। एक मिनट, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सर आपको बताना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। अब बात उठती है कि क्यों, मेरे को क्यों कह रहे हो, और मेरी ओपिनियन से हो क्या जाएगा। कहता सर समझिए, ये कुछ बंदे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है। आपने +1 में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होते हैं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, पैसा इनका लगा हुआ है। बट क्या शेयर होल्डर कंपनी के अंदर खुद बैठे होते हैं, नहीं, वो तो अपने घर बैठे पैसा लगा के। तो ये किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लिए,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हर कंपनी में डायरेक्टर क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, तो इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आपने कंपनी एक्ट अगर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कंपनी एक्ट में एक सेक्शन आता है सेक्शन 128 और एक सेक्शन आएगा सेक्शन 129। सेक्शन 128 है कि कंपनी के अंदर बुक्स कौन प्रिपेयर करता है, डायरेक्टर्स। कंपनी की बुक्स को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की। क्या खरीदा, क्या बेचा, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये सब कौन रिकॉर्ड, इसका कौन मेंटेन करे। और फिर हमें शेयर होल्डर को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है पूरे साल का लेखा जोखा, कि पूरे साल में हमारी कंपनी ने क्या कमाया या क्या खोया, और हमारी नेट एसेट या टोटल एसेट वगैरह कितनी है, ये बताना पड़ता है। तो सेक्शन 129 किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर उसको शेयर होल्डर के सामने एजीएम में प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उस साल के एंड के बाद बोर्ड शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में पूरे साल में हमने क्या किया उसका हिसाब किताब शेयर होल्डर को दे। ठीक बात है ना। हमें यानी कि ये जो यूजर है वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है किस चीज पर, इनके ऊपर, यार सारी बुक्स इनके हाथ में है। कहता जी बिल्कुल, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इन्होंने बनाई है। अब सपोज करो, मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर उसको 199 करोड़ लिख दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बुक्स में, और 1 करोड़ रुपए खा जाए, तो हमें कैसे पता लगेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि आप हम पे डाउट कर रहे हो यार, आपने ही तो हमें अपॉइंट किया था। कहता है देखो हमने आपको अपॉइंट किया था, क्यों, क्योंकि हमें आप ईमानदार लगते हो, एक्सपीरियंस लगते हो, बट पैसा देख के हर किसी की नीयत बदल सकती है। चलो हम एक बार में ये भी मान लेते हैं कि आप ईमानदार, आपने गड़बड़ नहीं करी, बट कंपनी में बाकी इंप्लॉइज भी तो है, हो सकता है उन्होंने कोई गड़बड़ की और आपकी पकड़ में ना ही हो। तो फिर करवाना क्या चाहते हो। कहते हैं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप हमारे सामने रखना चाहते हो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आप हमारे सामने एजीएम में प्रेजेंट कर रहे हो, हमें इसके ऊपर भरोसा कम है। ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ये किसके सामने रखी जाती है, शेयर होल्डर के सामने रखी जा रही है। शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा थोड़ा कम हो रहा है, हो सकता है इसमें गड़बड़ हो। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है चाहते क्या हो, कहता है भाई हम है ना एक इंडिपेंडेंट बंदा क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, एक और एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट करेंगे जिससे कोई फ्रॉड छुपता नहीं है। ठीक है। हम किसको अपॉइंट करेंगे, एक सीए को अपॉइंट करेंगे, एक सीए को अपॉइंट करेंगे, सीए हैविंग सीओपी, जिसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। सीओपी क्या होती है भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। हम इसको अपॉइंट करेंगे। अच्छा, और ये क्या करेगा, ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा, ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करेगा, ऑडिट करेगा, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट करने के बाद ये एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, रिपोर्ट। और ये ऑडिट रिपोर्ट कहां जाती है, ये एजीएम में आती है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ की। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखी गई है, मेरी राय में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होती है, ओपिनियन, ऑडिटर की ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कौन हुआ, एक्सपर्ट हो गया जी। तो एक्सपर्ट ओपिनियन है ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने एजीएम में रखी जा रही है, हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या हमारी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। ये रिपोर्ट कहां जाती है, ये रिपोर्ट जाती है इन एजीएम। ये जो ऑडिटर एक्सपर्ट बंदा अगर कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है, तो ये क्या करता है, ऑडिट क्यों करवाई जा रही है, टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी है जिसके ऊपर सीए का ठप्पा लगा हुआ है,
और उसके साथ जो रिपोर्ट लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कमी नजर नहीं आ रही। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी है जिसके ऊपर सीए का कोई ठप्पा ही नहीं है। तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा भरोसे लायक है, जिसपे सीए का ठप्पा लगा हुआ है, जिसपे सीए ने कह दिया है कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, मुझे इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को एनहांस करता है। इन शॉर्ट, शेयर होल्डर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कुछ डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस कंपनी में और पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बैंक क्या करता है, लोन देता है, तो बैंक लोन देने से पहले बैंक कंपनी की क्या चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हो सकता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने फेक एसेट दिखा रखी हो ताकि ज्यादा लोन मिल जाए, बट सर उसके साथ क्या लगे होने चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिटर कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने चेक कर दिया, ओके है, तो बैंक के लिए ये डिसीजन लेना कि मुझे इस कंपनी को पैसा उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज जो रिलायबल है, एक चीज जो रिलायबल नहीं है, बताओ ज्यादा भरोसा होगा तो कॉन्फिडेंस किस में आएगा, जो चीज रिलायबल है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यूजर का कॉन्फिडेंस क्या करती है, एनहांस कर देती है, एटसेट्रा। ऐसे कई फायदे आने वाले हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो ये वाली चीज समझो कि हम ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो हमें ये डाउट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के इंप्लॉइज जो हैं वो इसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या होना है, श्योर होना है। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या होना है, श्योर होना है। तो हम एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, कि जाओ तुम चेक करके बताओ कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तुम्हारी राय में सही है या नहीं है। अगर तुम कहोगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो हम मान लेंगे। हाँ, दिस इज कॉल्ड ऑडिट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखो ऊपर वाला पैराग्राफ, ऑडिट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर इट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट। ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड और आ गया, या फिर हम कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये समझिए कि मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, एक स्टेटमेंट जो गलत है। ठीक है। मटेरियल का मतलब क्या होता है, बेटा छोटी मोटी गलती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए छोटी मोटी गलती ना हो। बट मटेरियल का मतलब क्या होता है, सब्सटेंशियल, बड़ी, बिग, इंपॉर्टेंट। तो जब हम ऑडिट करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक मिलती है कि यार ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, बट हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब कोई बड़ी गड़बड़ हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है। अब ये मिसस्टेटमेंट होगी क्यों, ये बताओ। आपने तो कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है, बट ये जो मिसस्टेटमेंट है ये हुई क्यों, एरर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने काफी सारी मशीन्स खरीद रखी थी, उसमें से एक मशीन जो थी वो अभी खरीदी थी, पिछले साल ही खरीदी थी, जो नहीं खरीदी थी, और कंपनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गई। तो गड़बड़ है या नहीं है, गड़बड़ तो है। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। बट क्या ये फ्रॉड था, ये एरर थी। हो सकता है प्लानिंग के तहत किया गया हो कोई काम। हमने नोट किया कि आपकी जो परचेज है ना, हमने सारे परचेज के बिल का टोटल मारा, मैं ऑडिट करने गया, हमने देखा कि आपने परचेज कितनी दिखा रखी है, आपने परचेज दिखा रखी है 150 करोड़ की। हमने कहा बिल ले आओ परचेज के, परचेज क्योंकि तो परचेज का बिल होगा ना। हमने उन बिल का टोटल मारा, टोटल जो आ रहा है 148 करोड़ आ रहा है। हमने कहा सर 148 करोड़ का टोटल है ये और आप परचेज कितनी दिखा रहे हो 150, मिसमैच आ रहा है, मिसस्टेटमेंट है ये तो मैनेजमेंट कहती है कि सर हो सकता है कि कोई एक बिल की एंट्री 2 बार हो गई हो गलती से, हाँ हो तो सकता है, एरर हो सकती है। हम कहते हैं स्टोर के रिकॉर्ड्स और दिखाओ। अगर माल परचेज किया तो स्टोर में आया होगा, वहां पर भी रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, किस तारीख को कितना माल हमने क्या किया, रिसीव किया। तो हम क्या करेंगे, स्टोर के रिकॉर्ड चेक करेंगे।
स्टोर के रिकॉर्ड जब चेक किए तो उसमें भी क्या दिखाया हुआ है, 150 करोड़ का माल आया हुआ है, 150 करोड़ का। बुक्स में कितना दिखा रहे हो, 150। स्टोर में भी कितना दिखा रहे हो, 150। इनवॉइस कितने के हैं, 148 के। भाई गलती चलो तुम्हारी मान ली कि एंट्री करते हुए गलती हो गई, स्टोर में भी गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं। क्रेडिटर का रिकॉर्ड दिखा दो, माल खरीदा होगा तो उधार खरीदा होगा या कैश खरीदा होगा, उसका टोटल कितना होना चाहिए। गलती हुई है तो वहां तो टोटल 140 होना चाहिए, वहां पर भी कितना का रखा है टोटल, तो भैया तो पूरी प्लानिंग कर रखी है तुमने। तो फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनल होता है, प्लान्ड होता है, जबकि मिस्टेक एरर क्या होती है, अनइंटेंशनल। और फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनल। तो जो गड़बड़ होती है कई बार वो गड़बड़ गलती से होती है, एक्सीडेंटल बोलते हैं हम जिसको, और कई बार वो प्लान्ड होती है, डेलिबरेट होती है, इंटेंशनल होती है। ठीक बात है। अब ये डेफिनेशन पढ़ के देखो, अब थोड़ा इजी लगेगी। मैंने अभी एक वर्ड आपको ये नहीं समझाया अभी तक। तो ऑडिट क्या है, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी with a view to express an opinion over it, whether the financial statement is true and fair or not, or whether the financial statement is free from material misstatement or not। ये बात समझ में आ गई। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा वो समझते हैं। जो सीए ऑडिट करने आएगा उसका कंपनी से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए बेटा। अच्छा बताओ, मैं सीए हूं, मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूं, ठीक है, क्या मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं? हाँ बन सकता हूं, मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं। आपको लगेगा सर आप तो प्रैक्टिस करते हो फिर कंपनी कैसे संभालोगे, तो बेटा साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है कंपनी की। मिनिमम कितनी बोर्ड मीटिंग करनी होती है, एक कंपनी को 4 करनी होती है, वो 4 ही करती है, ऐसा नहीं है 10-12 कर ले, वो 4 ही करती है। तो साल में मुझे कितनी बार जाना है उस कंपनी में, 4 बार जाना है। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए एक साल में 4 दिन निकालना कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं है ना, तो मैं डायरेक्टर बन सकता हूं। अब मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, डायरेक्टर्स। अब क्या मैं उस कंपनी की ऑडिट कर सकता हूं जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं, क्यों नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बनाई, मैं ऑडिट रिपोर्ट में ये थोड़ी लिख दूंगा कि मैंने गड़बड़ कर रखी है। कुछ समझ में आ रहा है। तो ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपने अगर लॉ में चैप्टर नंबर 10 किया हुआ है ऑडिट एंड ऑडिटर, तो उसमें सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में क्या दे रखी है, डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी है। उन डिस्क्वालिफिकेशंस का मेन पर्पस क्या है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का इंप्लॉय नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। बताओ अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैं ही कंपनी का ऑडिटर, तो कभी लिख दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है। अगर मैं लिख दूंगा तो शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, मेरा ही नुकसान हो जाएगा। इंडिपेंडेंस के बारे में सबसे ज्यादा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में, लास्ट चैप्टर जो आपका आता है। ठीक है, ओके। तो अब ये डेफिनेशन आई थिंक थोड़ा सा आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ऑडिट होती कैसे है, ऑडिट होती कैसे है। ठीक है, ये एक टाइमलाइन मैंने ड्रॉ की, यहां पर ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि भैया हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं हमारी कंपनी की ऑडिट करने के लिए। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट कहां पेश की जाएगी, अभी बताया मैंने आपको, एजीएम में। ये है डेट ऑफ एजीएम। इस एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट आर प्रेजेंटेड, ऑडिट रिपोर्ट आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर। ठीक बात है। अच्छा, एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, अगर आप लोगों ने सेक्शन 96 पढ़ा हुआ है कंपनी एक्ट में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो बोथ ग्रुप कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक लॉ में नहीं पढ़ा होगा इस चैप्टर के बारे में, तो मैं आपको बताता हूं। हर कंपनी को एजीएम करनी पड़ती है, कब तक, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, मैक्सिमम है ये।
तीन टाइमलाइन दे रखी है, मैं तीन की बात नहीं करता, एक बार अपन ये बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ आपका 31 मार्च को, मान लीजिए 31 मार्च 2025 को आपका फाइनेंशियल खत्म हो गया। अब इस फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर एजीएम में शेयर होल्डर के सामने रखो, उनको हिसाब किताब दो पूरे साल का। तो उसके लिए कितना टाइम मिला, मैक्सिमम 6 महीने, यानी कि 30 सितंबर 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक, ठीक है, आपको ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में रख देनी है, ये मैक्सिमम है। अगर आपने 6 महीने में एजीएम नहीं की, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई, या आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप लेट हो रहे हो, आप एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन हमें कितना मिलता है बताओ, ऑडिट रिपोर्ट हमें कितने टाइम में देनी होती है, मैक्सिमम 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करनी है, ऑडिट करनी है, क्या करनी है, ऑडिट करनी है, और ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम, 6 महीने। बट एक बात बताओ बेटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के इतने सारे इंप्लॉइज ने मिलकर बनाई है, इतनी सारी ट्रांजैक्शन है बुक्स में, कंपनी के अंदर कितने इंप्लॉय, कहते हैं सर हमारी कंपनी में तो 50 इंप्लॉय है, पूरे साल में 50 इंप्लॉइज ने मिलकर जो अकाउंट्स बनाए हैं, फिर उनको अकाउंट्स को समराइज किया, टोटल वोटल किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, क्या उसकी ऑडिट 6 महीने में पॉसिबल है? दूसरी बात, क्या एक सीए के पास एक ही क्लाइंट होगा कि मैं 6 महीने उसको दे दूं? नहीं, मेरे पास तो कई क्लाइंट है। ये भी आपने सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में पढ़ा होगा कि एक सीए मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकता है, 20 कंपनी ऑडिट कर सकता है एक साल में, और उसमें स्मॉल कंपनी ओपीसी वगैरह तो काउंट ही नहीं होती। और सीए सिर्फ कंपनी ऑडिट थोड़ी करता है, टैक्स ऑडिट भी करते हैं हम, जीएसटी वगैरह सर्विस भी देते हैं हम, तो बिजी रहते हैं। इन शॉर्ट ये 6 महीने का टाइम बहुत कम होता है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए समझिए। तो ऑडिट करने के लिए कौन जाएगा सबसे पहले, इंगेजमेंट टीम। तो ये जो ऑडिटर है जिसको अपॉइंट किया गया है, ये खुद तो ऑडिट करने जाएगा नहीं, इसे हम बोलते हैं इंगेजमेंट पार्टनर। इसे हम क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट पार्टनर। जिस सीए को अपॉइंट किया गया है, बेसिकली ये वो सीए है जिसको अपॉइंट किया गया है। ये क्या करता है, ये एक टीम बनाता है, किसकी, आर्टिकल्स की। आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी ना, हाँ, तो 2-3 बंदों की टीम बनाएगा। 2 बंदे या 3 बंदे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड कंपनी कितनी बड़ी है और हमें ऑडिट रिपोर्ट कितने दिन में चाहिए। तो ये कौन, इन सबको मिला के क्या बना दिया, ये बंदे जाएंगे ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, इसे बोलते हैं इंगेजमेंट टीम। इंगेजमेंट टीम, ये कौन है सर जो इंगेजमेंट टीम के अंदर बंदे दिख रहे हैं हमें, ये है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, कुछ इसमें इंप्लॉइज भी होते हैं जो आर्टिकलशिप नहीं कर रहे, परमानेंट रख ही रही है, एटसेट्रा। तो इंगेजमेंट पार्टनर जो है, यानी कि सीए जो है ना, वो टीम बनाता है ऑडिट करने के लिए, कि बेटा तुम्हें ऑडिट करनी है, कब स्टार्ट करनी है, कब खत्म करनी है, सब मैं बताऊंगा, क्या चीज चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, ये भी मैं बताऊंगा। तो इंगेजमेंट पार्टनर इनको क्या बना कर देता है, ऑडिट प्लान एंड प्रोग्राम। ऑडिट प्लान एंड प्रोग्राम ये मैं बना के दूंगा, क्या चीज चेक करनी है और कैसे चेक करनी है, और तुम जाओ परफॉर्म करो ऑडिट, परफॉर्म वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। आपको जाकर वहां पर क्या करनी है, वेरिफिकेशन और वाउचिंग करनी है। इससे क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंसेस। और ऑडिट एविडेंसेस के बेस पे हमें क्या करनी है, ओपिनियन फॉर्म करनी है, और ये ओपिनियन जो है ये किस में जाती है, ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, ओके,
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? इसी का ही नेक्स्ट स्टेप, टाइम लिमिट कम है, आपने कहा टाइम कम है और हमें चेक करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है? तो टाइम क्या है? कम है, और चीजें चेक करने के लिए बहुत ज्यादा है, आइटम्स टू चेक बहुत ज्यादा होती है। तो अब ऑडिटर क्या करे? अब ऑडिटर यहां पर क्या करता है, टाइम को वाइजली यूज करेगा, प्रूडेंटली यूज करेगा। बेटा अगर हमारे पास पैसा कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सोच समझ के खर्च करते हैं, बजट बना के खर्च करते हैं, किस चीज पर कितना पैसा लगाना चाहिए। तो सीए के लिए सबसे वैल्यू ज्यादा किस चीज की होती है? टाइम की। हमारे पास टाइम कम है, 6 महीने की सीजन है, इस 6 महीने में मुझे सारे क्लाइंट्स को क्या करना है, ऑडिट की सर्विस देनी है। तो मैं इस टाइम को क्या करता हूं, थोड़ा वाइजली यूज करता हूं। कैसे यूज करें? यहां पर सीए क्या करता है, सबसे पहले करेगा रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा। ये क्या चीज आई, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना बेटा, हाँ, इसमें कौन कौन सा एरिया ऐसा है जो ऑडिटर को सबसे ज्यादा रिस्की नजर आ रहा है? कहते ये 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 एरिया मुझे क्या नजर आ रहे हैं, हाईली रिस्की एरिया नजर आ रहे हैं, हाईली रिस्की एरिया, जहां पर मैंने रेड डॉट मार्क किया है। दोबारा दोबारा, रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो। रिस्क का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऑडिटर एक कैलकुलेशन करता है, असेसमेंट का मतलब कैलकुलेशन करता है कि मुझे कहां कहां गड़बड़ मिलने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने चाहिए, ज्यादा रखने चाहिए। जहां पर रिस्क ज्यादा हो वहां पर मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स, चेकिंग का लेवल क्या रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए। और जहां आपको लगे कि रिस्क कम है, जहां पर आपको लगे रिस्क कम है, वहां पर हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने चाहिए, कम रखने चाहिए या करने ही नहीं चाहिए परफॉर्म, कम करने चाहिए। अब इसको कुछ ऐसा समझो कि आपका टीचर जो है ना, क्लास में आपको क्या करता था, बहुत सारे क्वेश्चन याद करने के लिए देता था। फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन है और टीचर ने कह दिया 50 क्वेश्चन है बेटा, सारे याद करके आने, कल क्लास में सुनूंगा। क्या अगले दिन टीचर आपसे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन सुन सकता है हर बच्चे से? पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों नहीं है? टाइम कम है और बच्चे क्या है, ज्यादा, और क्वेश्चन भी क्या है, ज्यादा। तो फिर टीचर क्या करता था, टीचर क्या करता था, बच्चों से कम क्वेश्चन सुनता था। जैसे एग्जाम्पल 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्या करता था, जो फ्रंट बेंचर्स हैं, क्लास में होता था ना फ्रंट बेंचर बैक बेंचर, तो फ्रंट बेंचर कौन होते थे, जिनका जिंदगी में मकसद ही पढ़ाई करना है, सबसे खतरनाक बच्चे, जो पैदा ही सिर्फ पढ़ाई करने के लिए हुए हैं। ये इतने खतरनाक बच्चे होते थे, क्लास में आके टीचर को सबसे पहले याद दिलाते थे कि सर आज क्लास में टेस्ट लेना है, और बाकी बच्चे कहते हैं चुप हो जा, भूला बैठा था इंसान ये, ठीक है। ये इतने खतरनाक बच्चे होते कि टीचर भी इनसे डरता था कि ये कोई डाउट ना ले ले, क्योंकि इनके डाउट बड़े जेन्युइन होते थे, ठीक है। बैक बेंचर क्या करते, काहे का डाउट पड़ा, तू जा यार तेरा काम कर, ठीक है। टीचर क्या करता था, अगर 50 क्वेश्चन याद करने के लिए देता था तो वो आगे भी याद कराते थे, 50 की बजाय 100 करके आते थे, इंटेलिजेंट बच्चे होते थे। तो बताओ क्या उनमें रिस्क है फेल होने का? क्या उनमें रिस्क है कि अगर मैंने उनको एक होमवर्क दिया है तो वो गड़बड़ नहीं करेंगे, सो गड़बड़ करेंगे? क्या इस चीज का रिस्क उनमें है फ्रंट बेंचर में? नहीं। तो ऑडिट क्लास में टीचर ये असेसमेंट करके बैठा है बेटा कि मुझे कौन कौन से बच्चे पे डाउट है, किसने नहीं किया होगा होमवर्क, तो आते सबसे पहले क्या करता है, आ जा बेटा तू खड़ा हो जा, तू सुना। टाइम कम है ना, 40 मिनट या 45 मिनट का पीरियड होता है, और मेरे को चेक करना है किस किस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। तो टीचर को पता है कि कहां पर गड़बड़ हो सकती है, और जहां पर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है, टीचर वही क्वेश्चंस क्या करेगा, ज्यादा पूछेगा, वहीं चेकिंग ज्यादा करेगा। और जहां पर गड़बड़ कम है वहां पर टीचर चेकिंग का लेवल क्या रखता है, कम रखता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है?
ओके, ये रिस्क असेसमेंट कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे एसए 315 में। एसए स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट। ऑडिट करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट ये क्या होते हैं, कौन बनाता है, हमें फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब करेंगे बात। अभी मैं एक बार जस्ट वैसे ही नंबरिंग लिखवा रहा हूं बेसिक लेक्चर के लिए। ओके, और इसके बेस पर हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या करने चाहिए, प्लान करने चाहिए। जहां रिस्क ज्यादा वहां पर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा, जहां रिस्क कम वहां पर ऑडिट प्रोसीजर कम। इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। जो रिस्क आपने असेस किया है कम या ज्यादा, उसके ऊपर क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अक्कड़ बक्कड़ करके कर लूं कि यहां पर कम चेकिंग कर ले यहां पर ज्यादा नहीं। ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस बेटा, तो हम जो भी काम करेंगे उसके पीछे क्या होगा, लॉजिक होगा। तो मेरे से अगर क्लाइंट पूछता है या कोई बंदा के पूछता है कि सर आप वहां तो चेकिंग ज्यादा कर रहे हो और वहां पर चेकिंग कम कर रहे हो, ऐसा क्यों, तो ऑडिटर के पास जवाब होगा कि वो जो एरिया है वो हाईली रिस्की एरिया है। कहता सर ये आपको कैसे पता लगा कि ये एरिया हाईली रिस्की एरिया है, वो भी बताएंगे कि हम रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। बात ये है कि पहले हम रिस्क असेसमेंट करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ये ऐसे 330 में आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, अगला स्टेप जो है वो ये बात करता है, अगला स्टेप जो है ये बात करता है कि रिस्क असेसमेंट होती क्या है और कैसे की जाती है, और ये ऑडिट प्रोसीजर जो आपने वर्ड यूज किया ये क्या होता है, ये कैसे परफॉर्म होते हैं, ये क्यों परफॉर्म होते हैं, ये सब बातें। तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि रिस्क असेसमेंट जो है वो ऑडिटर क्यों करता है। ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई and assess to identify and assess the risk of material misstatement। ठीक है, टू प्लान his further audit procedures। Auditor performs audit procedures to identify and assess the risk of material misstatement to plan his further audit procedures। ठीक है, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब थोड़ा सा क्लियर हुआ, कहां पर मुझे गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करूंगा। ठीक है, ओके, तो ऑडिटर जो परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाँ, इन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट में रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, रैप। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, यानी कि ये पूछा जा रहा है मुझसे कि सर ऑडिटर को कैसे पता लगेगा कि रिस्क कम है या ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 1, हम क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेते हैं, ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट। मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, मैंने क्लाइंट से पूछा कि सर आपका काम क्या है, कहता सर हमारा काम जो है ना वो कपड़े बनाकर बेचना है, टेक्सटाइल का बिजनेस हमारा, बहुत बढ़िया। तो सर आपका ये जो प्रोडक्ट है वो आप कहाँ बेचते हो, वो कहता है सर हमारा प्रोडक्ट इंडिया में भी जाता है और इंडिया से बाहर भी जाता है। तो ऑडिटर ने कुछ लिखा पेज पे, क्लाइंट ने पूछा एक मिनट सर आपने क्या लिखा,
सर मैंने ये लिखा है, मैं हालांकि देखो उसको बताता नहीं हूं, मैं जनरली वैसे बता रहा हूं कि मैंने ये लिखा है कि इस क्लाइंट का कुछ पोर्शन कहां जाता है, इंडिया से बाहर जाता है, तो इंडिया से बाहर जाएगा तो उस पर क्या लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। चेक करो एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हुई है या नहीं हुई। हालांकि देखो टेक्सटाइल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, और इंडिया के ज्यादातर प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, नील है। मैं भी ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा क्या है, अगर मैंने माल उधार बेचा है तो मेरा जो डेटर क्रिएट होगा वो किस में होगा, इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। किस में क्रिएट होगा, फॉरेन करेंसी में। अब मान लीजिए मुझे डेटर से पैसा लेना है $1,00,000, 31 मार्च आ गई, उस दिन डॉलर का रेट जो है 88 रुपीज है। बट जब मुझे एक्चुअल में पेमेंट मिलेगी, सपोज करो मुझे 30 जून को एक्चुअल में पेमेंट मिली, उस दिन डॉलर का रेट 88 ही रहेगा। कम या ज्यादा हो सकता है ना, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। मान लो कम हो गया तो कंपनी का तो नुकसान हो गया। जब माल बेचा तब डॉलर कितने का था, 88 का। जब मिल रहा है तब कितना है, 87 का। ₹1 पर डॉलर नुकसान P&L में बुक होएगा बेटा। और मान लीजिए डॉलर का रेट बढ़ गया तो 88 से 89 हो गया तो फायदा हो गया। जब माल बेचा था तब डॉलर कितने का था, 88 का। अब जब पेमेंट रिसीव कर रहे हो उस दिन डॉलर का रेट क्या है, 89 का। तो जब मैं बैंक में जाके डॉलर जमा करवाऊंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे पर डॉलर, 89 रुपीज। तो मेरा तो फायदा हो गया। AS11 है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। तो ऑडिटर कहता है मैंने ये लिखा है कि चेक करना जिस दिन माल बेचा है उस दिन डॉलर का रेट क्या है, और जिस दिन पेमेंट मिल रही है उस दिन डॉलर का रेट क्या है। उसके बीच में जो फ्लक्चुएशन है उसको P&L में रिकॉर्ड कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा है तो गड़बड़ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। कर रखा है तो ओके है, सही बात है ना। कहते सर ये मैंने ऐसे लिखा। इसलिए हम क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा काम क्या है। ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट, एग्जाम्पल रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर ये क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को गाड़ी आती है चलानी, आती है, तुम्हें आती है। चलो, जब तुम गाड़ी चलाना सीखोगे तो पहले नई गाड़ी पे चलाना सीखोगे या पुरानी गाड़ी पे, पुरानी गाड़ी पे। पुरानी गाड़ी पे क्यों, गाड़ी ठुक गई तो फिर नुकसान नहीं होगा, कम होगा। क्यों होगा कम, तो गाड़ी पुरानी है, गाड़ी पुरानी है। और नई गाड़ी अगर ठुक गई तो नुकसान क्या होगा। अच्छा ये सिर्फ आपने समझदारी वाली बात की, तो यह आपको लगता है कि सारे ऐसा ही करते होंगे, सभी ऐसा ही करते होंगे। पॉलिसी, पॉलिसी का दूसरा नाम होता है कंट्रोल, रूल। कंट्रोल्स का मतलब रूल्स होता है। इंटरनल कंट्रोल, कंपनी के खुद के रूल्स। ये बात मैनेजमेंट को भी पता है कि जब हम फॉरेन करेंसी की अकाउंटिंग करेंगे तो हो सकता है हमारे इंप्लॉय से कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, कि वो इस रेट को कंसीडर ना करे 88 89। तो ये मैनेजमेंट ने कुछ पॉलिसीज तो बना रखी होगी, इंटरनल पॉलिसी, ताकि इस तरह की गड़बड़ ना हो, और बाई चांस अगर हो जाए तो हम उसको डिटेक्ट करके करेक्ट कर ले। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना किसकी जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की। जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रोंग होगा, मैनेजमेंट की पॉलिसी स्ट्रोंग होगी, वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या होंगे, कम। और जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, या जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, वीक होगा, वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। मैंने पूछा कि सर आपके यहाँ पर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की अकाउंटिंग के लिए कोई आपने पॉलिसी बना रखी है, कहते कोई पॉलिसी नहीं है। कहते इसका मतलब, फिर वो उसने कुछ नोट कर लिया ऑडिट ने, मैनेजमेंट ने। अच्छा क्या नोट किया, कहता सर जब कोई पॉलिसी नहीं है तो इसका मतलब वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो वहां पर मैं चेकिंग क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब बताओ मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं आगे के प्रोसीजर प्लान कर सकूं कि मुझे कहां पर प्रोसीजर कम परफॉर्म करने हैं और कहां पर ज्यादा परफॉर्म करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, कल इस नोट्स को यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है।